Welcome to Dentistry with Priya. Now we will start our new topic that is fertility control. ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम फर्टिलिटी कंट्रोल को डिस्कस करेंगे आज. तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम एक बेसिक इंट्रो देंगे कि क्या है फर्टिलिटी कंट्रोल या जिसे हम बर्थ कंट्रोल भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ हमारे पास मेथड्स हैं. यहाँ पे हमने टॉपिक्स भी जो है, मैं यहाँ पे जो बुक का रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ वो मैं जो डेंटल फिजियोलॉजी है सेम्बुलिंगम वो यूज़ कर रही हूँ. एसेंशियल ऑफ डेंटल फिजियोलॉजी के सेम्बुलिंगम का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस बुक का. इस बुक में फर्टिलिटी कंट्रोल में क्या क्या दिया है हम देखते हैं. इंट्रोडक्शन, रिदम मेथड या फिर सेफ पीरियड, मैकेनिकल बैरियर्स, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, केमिकल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिसे आईयूडी भी बोलते हैं. देन वी हैव एमटीपीज या अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सर्जिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन एंड परमानेंट मेथड. ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे टॉपिक्स. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. फर्टिलिटी कंट्रोल. फर्टिलिटी कंट्रोल जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि प्रेगनेंसी ना हो, है ना, प्रेगनेंसी ना हो उसको है ना करने के लिए यूज़ करते हैं कि प्रिवेंट करें हम प्रेगनेंसी को. अब फर्टिलिटी कंट्रोल को हम बर्थ कंट्रोल भी बोल सकते हैं क्योंकि हम बेबी का बर्थ नहीं चाहते हैं, है ना, एक न्यूबॉर्न नहीं चाहते हैं हम, तो हम इसे बर्थ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, फर्टिलिटी कंट्रोल भी बोल सकते हैं. ठीक है, और क्योंकि हमें फर्टिलिटी नहीं चाहिए है अभी, तो फर्टिलिटी कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन कह सकते हो. द फर्टिलिटी कंट्रोल टेक्निक्स जो है ये टेम्पररी हो सकती है और परमानेंट हो सकती है. मतलब कि हमारे पास जो भी बर्थ कंट्रोल है वो दो टाइप का है, टेम्पररी और परमानेंट. तो अब हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि अब टेम्पररी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स में क्या आता है. परमानेंट मेथड में वैसे एक ही है, स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आएगा उसमें, जो हम लास्ट में इसमें आएगा. बाकी सब टेम्पररी मेथड्स हैं. हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं रिदम मेथड या सेफ पीरियड को. सबसे पहले रिदम मेथड क्या है? रिदम मेथड जो है वो बॉडी के रिदम के अकॉर्डिंग है. लाइक जो फीमेल है उसका कब ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम पे. देखो, फीमेल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, उसके 2 दिन पहले या 2 दिन बाद. लाइक इसमें 14 और 16 में 2 दिन का अंतर है और 12 और 14 में 2 दिन का अंतर है. इस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं होगा, इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, सेक्स नहीं होगा. तो जो है वो बेसिकली जो ओव्यूलेशन के लिए जो भी एग वगैरह आता है, ओवा वगैरह आता है, वो 14th डे पे हाई चांसेस है कि स्पर्म और ओवम मिले तो फर्टिलाइजेशन हो और बेबी बॉर्न हो. बट और ये 16th डे पे भी चांस है और 12th डे पे भी चांस है. कम चांसेस है, 14th डे पे हाई चांस है. लेकिन क्या 8th डे पे चांस है? नहीं है. क्या 20th डे पे चांस है? बहुत कम चांस है, नहीं है, ना के बराबर चांस है. तो उस टाइम पे इंटरकोर्स होगा, तो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी. तो इस मेथड को ही हम रिदम मेथड बोलते हैं या फिर जो है वो सेफ पीरियड बोलते हैं कि ये जो टाइम है वो सेफ टाइम है, यहाँ पे ओव्यूलेशन के चांसेस नहीं हैं. ठीक है, बट ये जो मेथड है वो तभी बहुत इफ़ेक्टिव होगी जब हमें फ़ीमेल का ओव्यूलेशन जो टाइम है वो एग्जैक्ट प्रिसाइज पता हो, बिल्कुल पता हो तब, है ना. नहीं तो ये मेथड, अगर हमें ओव्यूलेशन नहीं पता है या हमसे मिस्टेक हो जाती है तो ये मेथड उतना बेहतर नहीं है, उतना इफ़ेक्टिव नहीं कहलाएगा अगर हमें प्रिसाइजली नहीं पता होगा तो. ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना. रिदम मेथड फर्टिलिटी कंट्रोल बेस्ड, ओव्यूलेशन टाइम पे है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे है. ठीक है, और है ना वायबिलिटी. अच्छा, स्पर्म जो है हमने ये जो 14 से 16 या 12 क्यों लिया था? क्योंकि हमारा जो स्पर्म है वो 24 से 48 आवर्स तक ज़िंदा रहता है.
तो यहाँ पे मान लो हमने, है ना, यहाँ पे मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, मेल ने एजैकुलेट कर दिया, तो चांसेस 14th डे पे हो सकता है, क्योंकि 48, है ना, आज तक तो स्पर्म जिंदा, और स्पर्म एक एजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आ जाते हैं हमारे पास, मिलियंस। तो ये भी एक बात है, क्योंकि हमें सिर्फ एक स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो चांसेस जो है, रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद few days before and few days after ovulation there is a chance of pregnancy। वही 12 to 16 डे को डेंजरस पीरियड बोल सकते हैं। 12 to 16 बेसिकली, 12, 13, 14 पे हाई चांस, देन 14, 15, 16, तो दिस इज़ द डेंजरस पीरियड। ये सेफ पीरियड को छोड़ देंगे तो डेंजरस पीरियड बचा हमारा। ठीक है, बाकी सेफ पीरियड्स हैं हमारे। अब क्या बोल सकते हैं हम, सेफ पीरियड का यहाँ पे इन लोग ने एक वो भी दिया है कि safe the period when pregnancy does not occur are 4 to 5 days। मतलब कि पीरियड हो चुका है ना, पीरियड्स के बाद जो 4th और 5th डे है ना, 4-5 डेज पीरियड के बाद, वो हमारा सेफ़ है। और हमारा जब नया साइकिल चालू होने वाला है उसके जो 5-6 दिन है ना, वो सेफ़ है, नया साइकिल चालू होने के 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन बाद। ठीक है, देन तो ये इसको सेफ पीरियड बोला गया है। 4 to 5 डेज आफ्टर द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और नेक्स्ट साइकिल के 5-6 दिन पहले, ये एक सेफ पीरियड है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि एक सक्सेसफुल मेथड है। अगर हमें ओव्यूलेशन बहुत प्रिसाइजली पता हो, एग्जैक्ट डे पता हो कि वुमेन कब ओव्यूलेट कर रही है तब। हाउएवर एक सक्सेसफुल मेथड नहीं है ये। क्यों? बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो है कि अगर किसी को बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि ओव्यूलेशन क्या है, किस दिन पे है, तो हम नहीं बता पाएंगे, है ना, कि यही ओव्यूलेशन डे है, क्या है। पहली चीज़, एक प्रैक्टिकलिटी है इस मेथड में जो कि डिफ़िकल्ट बनाती है इस मेथड को, है ना, कि हमें पूरा पता होना चाहिए कि 28 डेज़ का साइकिल है, 14 डे है, ये वो, तो ये सब प्रैक्टिकलिटी हो गई। और तीसरी चीज़ कि एक तो प्रैक्टिकलिटी, एक तो ओव्यूलेशन बताना, ओव्यूलेशन का इम्पोर्टेंस और कब ओव्यूलेशन होता है वुमेन को वो बताना। तीसरी चीज़ कि मतलब वो चीज़ नहीं पता ओव्यूलेशन की, तो तीसरी चीज़ कि उस वक्त के लिए रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे ना आप 14th डे पे, 12th डे पे, 16th डे पे, है ना, 12 to 16 डे पे आप रिस्ट्रेन करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे, तभी तो ये मेथड सक्सेसफुल होगा। अगर ओव्यूलेशन के लिए एग है हमारे पास 12 to 16 डे पे, तो हाई चांस है प्रेगनेंसी का, तब आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, तब प्रेग्नेंट हो जाएगा फीमेल, तब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर आप इंटरकोर्स कर दोगे तो एक सेल्फ रिस्ट्रेन चाहिए होगा कि 12 to 16 डे तक इंटरकोर्स ना करें। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ। फिर मैकेनिकल बैरियर या प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। मैकेनिकल बैरियर में हमने कुछ मैकेनिकली ऊपर अप्लाई कर दिया है, जैसे कि कॉन्डम्स, है ना। कॉन्डम्स एक अच्छा एग्जांपल है मैकेनिकल बैरियर का, कि मैकेनिकल बैरियर में हमने क्या किया कि मेल और फीमेल दोनों तरीके के कॉन्डम्स होते हैं। तो जैसे फीमेल कॉन्डम्स जो होते हैं, जैसे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा सा, तो यहाँ पे पूरा कॉन्डम लगा देते हैं, है ना, वो बाहर ओपनिंग में भी दिखता है। तो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, मेल कॉन्डम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, है ना, कि पीनस पे जो है वो कॉन्डम लगा दिया है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी सीमन रहेगा, है ना, सीमन पता है ना, स्पर्म प्लस जो लिब्रिकेशन है, तो जो भी सीमन रहेगा वो जो है वो सब कॉन्डम के अंदर होगा, वो बाहर नहीं जाएगा, या वो फीमेल का जो ट्रैक्ट है ना, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा सीमन। तो एक ये मेथड हो गई कॉन्डम की। दूसरी चीज़, और कॉन्डम जो है जनरली लेटेक्स के बनते हैं। और दूसरा, हम सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्वाइकल कैप्स वगैरह जो होती है उसमें फीमेल जो है ना, फीमेल जो है यहाँ पे जो यूट्रस है फीमेल का, इस पे यहाँ पे ये सर्विक्स है ना, ये फिर पूरा ओपनिंग होता है, ये पूरा वेजाइना है या बर्थ कैनाल बोलते हैं इसको, ये जो पार्ट है ये सर्विक्स है। तो क्या होता है कि यहाँ पे सर्वाइकल कुछ कैप्स वगैरह होती हैं जो लोग लगा सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स,
या फिर डायफ्राम्स आते हैं अलग अलग। हमें है ना, हमने लंग्स वगैरह के स्ट्रक्चर में तो कभी ना कभी डायफ्राम देखा है ना, ऐसा डायफ्राम होता है, तो वैसे स्ट्रक्चर लगा सकती है फीमेल। तो उससे जो है सर्विक्स से यहाँ से एंट्री बंद हो जाएगा, तो स्पर्म का एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकली बैरियर्स है ना, ये सब लगा सकते हैं, बैरियर है, मैकेनिकली हम कर सकते हैं हाथों से लगा सकते हैं बैरियर्स। अब दूसरी चीज़, केमिकल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो केमिकल मेथड्स जो हैं, मतलब कि हमने मैकेनिकल बैरियर में 3 मेथड पढ़ी। क्या क्या पढ़ी मैकेनिकल बैरियर में? मैकेनिकल बैरियर में हमने पढ़ा कॉन्डम्स, ठीक है, और सर्जिकल बोल रही हूँ, सॉरी, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, और डायफ्राम। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या है? केमिकल मेथड्स में कुछ कुछ स्पर्मिसाइडल जेल आते हैं, क्रीम है, फोम है, टैबलेट्स है, जेली है। स्पर्मिसाइडल में फीमेल जो है वो अप्लाई कर लेती है उस एरिया पे, तो क्या होता है कि जो स्पर्म्स है ना वो मर जाते हैं, उसको मारने की वो क्रीम है, तो है ना, कोइटस के पहले अप्लाई कर लेती है फीमेल, तो जब भी स्पर्म वगैरह रहता है वो मर जाता है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? पिल है, पिल, सहेली याद आई, सहेली करके पिल है, बहुत फेमस पिल है। ठीक है, अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में भी ना 3 मेथड आएगी। पिल में बेसिकली देखो ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, हम बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन से, जो मतलब ह्यूमंस ने बनाए हैं सिंथेटिक हार्मोन्स, उससे खेल रहे होते हैं हम, वो हम बॉडी को दे देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो सर्वाइकल म्यूकस बनेगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा पूरा सर्विक्स है यहाँ पे पूरा वो म्यूकस बनेगा और उससे एंट्री नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन से होगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को ज़्यादा दे देते हैं हम, तो LH और FSH जो है वो भी कम होता है। एक चीज़ ये भी है कि LH और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी कम हो जाता है। ठीक है, PCODs है ना, और PCOS के केसेस में फिर भी ठीक रहता है पिल्स देना, उनका साइकिल भी इनफैक्ट सही हो जाता है क्योंकि हम हार्मोन दे रहे होते हैं। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखते हैं बुक में क्या दिया है कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है थोड़ा। ठीक है, और द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स द एन ओव्यूलेटरी साइकिल बन जाता है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ फर्टिलिटी कंट्रोल इज कॉल्ड पिल मेथड। पिल मेथड्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलते हैं, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं। इसको एन ओव्यूलेटरी साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइकिल जो है उसमें एन ओव्यूलेटरी साइकिल बन जाता है। इसमें हो क्या रहा है, क्या क्या 3 मेथड है? क्लासिक, कंबाइंड पिल, सिक्वेंशियल पिल, मिनी पिल और माइक्रो पिल। क्लासिक या कंबाइंड पिल में ईस्ट्रोजन भी है। ईस्ट्रोजन में क्या क्या? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों है। अब ईस्ट्रोजन में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है, एथेनाइल एस्ट्राडोइल है ना, मेस्ट्रोनॉल, एक माइल्ड डोजेज प्रोजेस्टेरॉन का भी देते हैं, जो इसके एग्जांपल है ना, नॉर्थेंड्रॉन और नॉर्जेस्ट्रल, है ना, ये सब हम देते हैं। कब कब देते हैं, कब कब पिल लेना होता है, कैसे लेना होता है? तो पिल्स जो हैं वो 5th से 25, देखो तुम्हारा 28 डे का साइकिल है, उसमें 5th से 25th डे, मतलब कि पीरियड के बाद का जो टाइम है ना, उस टाइम पे 5th से 25th डे तक लेना होता है, और इसका विड्रॉल करोगे तो तुमको पीरियड आ जाएगा। ठीक है, पीरियड के बाद लेना है नेक्स्ट पीरियड तक। अब जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन गिरेगा तुम्हारा नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा। क्या मैकेनिज्म है एक्शन का, कैसे हो रहा है ये? FSH और LH का मैंने बता दिया रोल, कि फीडबैक मैकेनिज्म में कम होगा तो उससे होगा। प्रोजेस्टेरॉन थिकनिंग बनाता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, जब भी पिल है ना का विड्रॉल करेंगे हम, पीरियड आ जाएगा। ठीक है, नाउ सिक्वेंशियल पिल क्या है? सिक्वेंशियल पिल में हम ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में देते हैं और मॉडरेट अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को देते हैं। क्या होता है इससे जो तुम्हारा जो 15 दिन तक रोज़ लेना होता है, 5 से 20th डे, मतलब पीरियड ख़त्म होने के बाद तुम्हारा जो पीरियड ख़त्म होने के बाद 15 दिन तक, 15 पीरियड ख़त्म होने के बाद 15 दिन तक तुम्हें लेनी होती है ये। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट के 5 दिन है ना तुम्हारे साइकिल के, 23rd से 28th डे तक, है ना,
तब भी लेनी होती है, मतलब 5 से 20th डे, फिर 23 से 28 डे। पीरियड ख़त्म, पीरियड मतलब चालू होने के जो तुम्हारा पीरियड वगैरह है ना, वो ख़त्म होगा। हाँ, पीरियड ख़त्म होगा तो जो 5वां दिन है उससे 20वें दिन तक लेना है, फिर तुम्हारे 23rd से 28th डे तक लेना है, ठीक है, साइकिल के लास्ट के दिन से, ठीक है। नाउ कहाँ थे हम? तो इसमें ओव्यूलेशन प्रिवेंट होगा, सिक्वेंशियल पिल है, 2 सीक्वेंस बता दिए मैंने, ठीक है। एक 15 दिन का 5 से 20 तक साइकिल के, और फिर 23 से 28 तक साइकिल के। फिर मिनी पिल या माइक्रो पिल क्या करती है? मिनी पिल और माइक्रो पिल जो है वो एक कम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को, एक कम अमाउंट में लो डोज में प्रोजेस्टेरॉन को करती है, ठीक है, कैरी, और पूरे साइकिल में आपका कैरी करेगी एक लो प्रोजेस्टेरॉन को। तो वही म्यूकल सर्वाइकल प्लग बनेगा, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा ओवम का बेसिकली, और है ना, एक सर्वाइकल म्यूकोसा वो प्लग टाइप का भी बन सकता है ना, तो वो सब है। सर्वाइकल एक म्यूकोसा थिक हो जाता है। फिर डिसएडवांटेज या एडवर्स इफेक्ट क्या है? 40% ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का 40% जो है वुमेन्स को साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से। कब? लॉन्ग टर्म यूज़ पे। एक शॉर्ट टर्म यूज़ है तो फिर ठीक है, बट एक लॉन्ग टर्म यूजेज में क्या है, हम हार्मोन दे रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म यूजेज में साइड इफेक्ट है। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए फिर क्या ले सकते हैं? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो सकता है हमारे लिए, तो हम उसके देखेंगे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है इम्प्लांट्स को बोल सकते हो। ये 4 से 5 साल तक इम्प्लांट्स काम करते हैं। ये जैसे हाथ है तो यहाँ पे इम्प्लांट आ जाता है, स्किन के अंदर होता है, ये स्किन के अंदर है, ये हाथ है, इसके स्किन के अंदर रहेगा 4 से 5 साल तक। इसमें जो भी ड्रग है, जो भी दवाई है, वो धीरे 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 रिलीज़ होती है, जिससे फर्टिलिटी जो है वो प्रिवेंट होती है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो गया आप बेसिकली। बट इसका ये इफ़ेक्टिव है, अच्छा इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसका एक ही है कि ये प्रोड्यूस करता है एमेनोरिया, है ना, इट में प्रोड्यूस एमेनोरिया, एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर इसके एक तगड़ा डिसएडवांटेज बोलोगे तो एमेनोरिया इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम आईयूडीज़, इंट्रायूट्राइन जो डिवाइसेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, उनके बारे में जानेंगे, आईयूडीज़ के बारे में जानेंगे, क्या करते हैं, क्या मैकेनिज्म है। देखो आईयूडीज़ क्या है कि हमने कुछ भी यूट्राइन जो है ना, उसमें इंसर्ट कर दिया है। ये पूरा तुम्हारा यूट्रस है, ये वाला पार्ट, तो इसमें कुछ भी यूट्रस में इंसर्ट कर दिया अब, और उससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये जनरली जो है प्लास्टिक या मेटल वगैरह का बना होता है, कॉपर वगैरह का बना होता है। कॉपर एक स्पर्मिसाइडल इफेक्ट देता है, कॉपर जो है स्पर्म को मारता है, ठीक है। अब आईयूडीज़ में क्या क्या ले सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे आईयूडीज़ में तुम्हारा लिपिज लूप आता है। लिपिज लूप एक एस शेप का होता है, ठीक है, तो लिपिज लूप डाल देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो है एंट्री स्पर्म की होगी तो मर जाएगा। लिपिज लूप प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन वो इम्प्लांटेशन के लिए जो है यहाँ पे एग थमना चाहिए, वो ब्रीडेबल नहीं बना रहा है लिपिज लूप, ऐसा समझ सकते हैं हम। और कॉपर टी आता है। कॉपर टी जो है, कॉपर टी कुछ इस टाइप का रहता है, नर्स वगैरह से मतलब करवा सकते हो उसका एप्लीकेशन। और कॉपर टी जो है वो कॉपर का रहता है, टी टाइप का शेप है, तो कॉपर टी नाम है। स्पर्मिसाइडल इफेक्ट है, स्पर्म जाएगा, मर जाएगा, और इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल नहीं है यूट्रस। यहाँ पे ही तो पूरा है ना बेबी आता है यूट्रस में, तो उसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए ये कॉपर टी ने सूटेबल नहीं बनाया है। नाउ कॉपर टी और लिपिज लूप हो गए हमारे पास। अब कुछ स्पेशल एप्लीकेटर से भी कॉपर टी वगैरह कर सकते हो आप इंसर्ट, अब और नर्स वगैरह से भी करा सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ वुमेन्स में क्या होता है, ये बहुत डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है। ये कॉपर टी शेप का है, कॉपर का है, यहाँ पे है ना चुभ सकता है वुमेन को, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो या हैवी ब्लीडिंग कॉपर टी से है ना हो सकता है, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, और एक मतलब हो सकता है कि एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगे कॉपर टी के बाद। कॉपर टी के बाद क्या है कि चुभ रहा है बेसिकली, है ना,
तो फिर इन्फेक्शन वगैरह के भी चांसेस हैं। कॉपर है ना, मेटल डाल रहे हो, प्लास्टिक तो नहीं है लिपिज लूप की तरह, तो कॉपर जो है वो रिएक्टिव है ना, कर सकता है कॉपर अगर है ना, तो इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकता है स्किन में। फिर ये कभी एक्सीडेंटली यूट्रस से बाहर भी आ सकता है, यूट्रस से बाहर आ सकता है एक्सीडेंटली, ठीक है। नॉर्मली तो नहीं करता है बट एक्सीडेंटल केसेस में हो सकता है। एमटीपीज और अबॉर्शन की बात करेंगे। अबॉर्शन को ही हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि हमने मेडिकली बेबी को नहीं बनने दिया, अबॉर्ट कर दिया, ठीक है। अबॉर्शन में क्या है, अबॉर्शन के कुछ लीगल रूल्स हैं जो मैं डिस्कस कर दूं। एमटीपीज जो है वो 3 महीने तक ठीक होता है, कि अगर आप 3 महीने तक अबॉर्शन कराते हो तो ठीक है, लीगल है ये सब। लेकिन अगर 6 महीना हो गया है प्रेगनेंसी को, तो फिर अबॉर्शन में सिनेरियो देखते हैं कि अगर रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो फिर हम देखते हैं कि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे, है ना, अबॉर्शन करेंगे रेप के केसेस में और सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, ठीक है। और जो है 6 महीने वाले में क्या है कि बेबी जो है बड़ा होता जा रहा है, 9 मंथ का ड्यूरेशन है, 6 महीने तक बेबी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है वूम के अंदर, है ना, कोक के अंदर बहुत ज़्यादा बेबी बन चुका है। अब क्या है, बेबी के ऑर्गन्स वगैरह बन चुके हैं, तो हमें 6 महीने वाले में दिक्कत जाती है एमटीपी परफॉर्म करने में। 2 मेडिकल जो एडवाइज़र्स हैं, है ना, वो आएंगे और वो बताएंगे कि हाँ क्या मदर को और चाइल्ड को दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की जान पे खतरा नहीं है, तो फिर हम एक एमटीपी परफॉर्म करेंगे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में खासकर, ठीक है, देखा जाता है ये चीज़। लीगली इंडिया की बात कर रही हूँ मैं ये सब, ठीक है। फिर एमटीपीज के 3 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, डायलेशन एंड, है ना, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी। अब डीएनसी में क्या है कि जो सर्विक्स था, है ना, सर्विक्स हम जानते नहीं, सर्विक्स थी ओपनिंग, तो ये वेजाइनल बर्थ कैनाल होता है, तो इसको हमने डायलेट कर दिया, तो ठीक है, डायलेट कर दिया तो हम कर सकते हैं जो भी ओवम या जो भी जायगोट बना है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा है वैक्यूम एस्पिरेशन, के हमने वैक्यूम से कर लिया, है ना, रिमूव कर दिया। वैक्यूम एस्पिरेशन से 12 वीक तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर 12 वीक, है ना, समझ गए हम, एक टाइम पीरियड का हमें ध्यान रखना पड़ता है ना कि बेबी कितना डेवलप है इसलिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, हम तीसरा चीज़ कर सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस हिसाब से करें। कैसे, क्यों, तो बेसिकली क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है वो जानना पड़ेगा हमें। प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 और PGF2, ये दोनों को खास एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में इनका रोल है। क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। ये हमारा वो है, यूट्रस है ना, अगर ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया फिर नॉर्मल हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया फिर नॉर्मल हुआ, तो उस केसेस में यहाँ पे प्रेगनेंसी थोड़ी हो पाएगी, तो उस केस में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हम देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को एडमिनिस्ट्रेट करके कि इसको बढ़ा दें, इसको, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन का कितना अमाउंट रखें, PGE2 और PGF2 का। फिर सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन परमानेंट मेथड क्या क्या हो सकती है। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी हम सबको पता है जनरली। ट्यूबेक्टोमी जो है, फैलोपियन ट्यूब जो है ना, ये ओवरी है, यहाँ से ऐसा फिम्ब्रे स्ट्रक्चर है, ये फैलोपियन ट्यूब जाती है, इसको हमने काट दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर बनता, ये हमने काटा, यहाँ से भी सिल दिया, यहाँ से भी सिल दिया, यहाँ पे अब गैप है, ठीक है, गैप है, तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गई, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल मेथड नहीं है, ठीक है, लेकिन लेकिन हमने ये देखा है कि एक सर्जिकल प्रोसीजर से हम यहाँ पे प्लास्टिक डाल सकते हैं। होना तो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए था, बट अगर यहाँ पे हम प्लास्टिक डाल दें, ये जो है वो प्लास्टिक रहेगा, तो हमने कुछ केसेस में अगर वापस
वैसे तो परमानेंट स्टेरिलिटी रहती है, लेकिन अगर फिर रिवर्सिबल करना है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत रेयर कंडीशन है कि रिवर्स करना है, तो फिर हम प्लास्टिक डाल के करते हैं रिवर्स। और वैसेक्टॉमी वरना रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि है ना एक बार डिस्टर्ब कर दिया हमने सर्जिकली वो। और फिर वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट करते हैं, मेल में होता है ये, ठीक है। वास डिफरेंस वगैरह का स्ट्रक्चर मेल में था, ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब है, तो वो फीमेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वास डिफरेंस को कट कर दिया, टाई कर दिया, उसमें भी प्लास्टिक से कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फर्टिलिटी कंट्रोल ख़त्म होता है। फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं जो सब सारे उसको मिला के हैं, सारे जो सब टॉपिक्स हैं सबको मिला के हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।